ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे। आई नो काफ़ी दिनों बाद आपको लेक्चर मिल रहा है। थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए बीते 3-4 दिनों से लेक्चर्स नहीं शूट कर पा रहा था, बट गॉड ग्रेस अभी कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ, तो इसलिए आज आपको नया चैप्टर लेके आया हूँ बेटा। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है, अभी तक बहुत थोड़ी सी चीज़ें क्लास 11 की फिजिक्स में आपने पढ़ी हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत एक इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की थी कि फिजिक्स क्या है, कैसे पढ़ना है। देन उसके बाद कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। आई होप एंड आई विश कि आपने वो दोनों मॉड्यूल्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सॉल्व किए होंगे, और अगर उतनी चीजें आपको आ गई हैं तो नो डाउट आपको फिजिक्स के कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू, ठीक है। और अगर उतनी चीजें समझ में आई तो फिजिक्स मुश्किल भी नहीं होगी, बहुत आसान है फिजिक्स का कोर्स, क्लास 11 का हो चाहे क्लास 12 का हो। बस थोड़ा सा आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, जो पढ़ा रहा है, जैसे पढ़ा रहा है और जितना पढ़ा रहा है, उसको एज इट इज उसी दिन उतना कंप्लीट कर लो, ठीक है। बैकलॉग मत क्रिएट करना, अदरवाइज लास्ट में जाके सेशन के एंड में बहुत प्रॉब्लम्स आपको होने लगती हैं, ठीक। डोंट एवर ट्राई टू क्रिएट बैकलॉग्स। बैकलॉग अगर है भी तो उसको जल्दी जल्दी क्लियर करते चलना है, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। वेलकम टू द फिजिक्स पाठशाला बेटा। माय नेम इज अमरीश, एज यू ऑल नो। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, कोर फिजिक्स, यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, कुछ लास्ट में न्यूमेरिकल्स इसके मैं लगवाऊंगा, बाकी ओवरऑल थियोरेटिकल चैप्टर है। हिस्ट्री है पूरी, कैसे यूनिट्स होती हैं, कितने तरीके की होती हैं, मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, एंड ऑल। मीन्स आपको सिर्फ करना क्या है, जितनी जितनी बातें बता रहा हूँ उसको एक कॉपी पे आपको नोट्स में अपने नोट करते चलना है, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। 2-3 क्वेश्चंस आपको इससे मिल सकते हैं, वो भी सिर्फ यूटीज में। हाफ ईयरली और एनुअल में जाएंगे तो वहां पे भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और इस टॉपिक से कंपटीशन में भी बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। कुछ एक दो क्वेश्चन है जो लास्ट में आपको करा दूंगा मेजरमेंट्स के, पैरालैक्स वगैरह पे, इस वीडियो में, अगले वीडियो में कोशिश करूंगा इस वीडियो में कवर करने की। अगर वीडियो लंबा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा पैरालैक्स मेथड पे डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, और बहुत हैवी चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, नाम आपको इंडिकेट कर रहा है कि यूनिट्स के बारे में पढ़ना है और मेजरमेंट करना है, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की कैसे हम मेजर करते हैं। तो पहले तो ही जान लेते हैं कि मेजरमेंट आखिर है ही क्यों, इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपने एक साइंटिस्ट होंगे, बहुत पुराने फिजिसिस्ट है, वेल रिनोन्ड बिजनेसमैन भी थे वो, लॉर्ड केल्विन। आपने इनके बारे में नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं अभी तक आप इनके नाम से परिचित हुए होंगे। तो उनका मानना था कि अगर आप किसी चीज के बारे में जानते हैं, इफ यू हैड एनी नॉलेज अबाउट एनीथिंग, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर दैट क्वांटिटी and give this information in a number. And if you cannot measure that physical quantity, or if you are not able to measure that quantity and not able to express that in number, then your knowledge is unsatisfactory, ठीक है। सिंपल सा उनका मानना था कि अगर आप किसी चीज के बारे में जानते, किसी लॉ के बारे में जान रहे हो या किसी रूल के बारे में जान रहे हो, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसको मेजर करें, आप उसको मापें, तौलें और उसको एक नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। अदरवाइज आपकी नॉलेज जो है वो अनसेटिस्फैक्टरी होगी, आप पूरी तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक बॉडी है जो बहुत ही तेजी से ट्रेवल कर रही है, एक बॉडी है जो बहुत ही तेजी से ट्रेवल कर रही है। अब बहुत तेजी से ट्रेवल करने का मतलब कितनी तेजी से, जब तक आप उसको नंबर्स में, जब तक आप उसको मेजर ना कर सके, आप उसको मेजर करके एक नंबर के फॉर्म में प्रोवाइड ना कर पाए, तब तक आपके द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन अधूरा है, हम उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं मान सकते। भाई हो सकता है कि आपके लिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बंदा चल रहा हो तो वो बहुत तेज चल रहा है, हो सकता है किसी दूसरे के लिए 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा हो तो वो और तेज चल रहा होगा। लेकिन जब तक आप ये नंबर्स नहीं बताएंगे 30 किलोमीटर चल रहा है या 300 किलोमीटर चल रहा है पर आवर की स्पीड चल रहा है, तब तक आप उस इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से समझा नहीं सकते। इसीलिए किसी भी चीज को, जिसको आप नेचुरल लॉ बोलते हैं, किसी नेचर के लॉ को या किसी ऑब्जर्वेशन को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी बन जाता है कि आप उसको मेजर करें, आप उसको तौलें। अब जब मेजर करोगे तो मेजरमेंट के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, यूनिट्स की। अभी लेटर ऑन डिस्कस में और क्लियर होगा आपको, ठीक। लेकिन मेजरमेंट और यूनिट्स की दुनिया में उतरने के पहले कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है वो जान लेते हैं, क्या है वो डेफिनेशन, उसके बाद थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक। जैसे पहली चीज आपको समझनी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है भाई। फिजिकल क्वांटिटी पार्ट तो इसका हो गया, ठीक। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है भाई, फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ विच वी एक्सप्लेन सर्टेन लॉज ऑफ फिजिक्स। मींस
कि कोई भी फिजिक्स का लॉ है या कोई भी लॉ है, नॉट ओनली इन फिजिक्स, कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं, कहीं कोई लॉ है, कोई ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है, अगर आपको उसको एक्सप्लेन करना है तो उसका एक्सप्लेनेशन हमने कुछ क्वांटिटीज की मदद से किया है, एंड दोस क्वांटिटीज आर कॉल्ड व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल फोर्स। फोर्स क्या है भाई? जैसे मान लो कि ये अर्थ है और ये सन है आपका, दिस इज योर सन, दिस इज योर अर्थ, और अर्थ सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। अब ये जो रिवोल्यूशन या रोटेशन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। इस फोर्स की मदद से हमने इस नेचुरल लॉ को क्या किया? एक्सप्लेन किया। पढ़ो, अ क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ विच वी एक्सप्लेन सर्टेन लॉज ऑफ फिजिक्स। एक पार्ट है, बीच में एक वर्ड और अटैच करना आपको, मैं थोड़ा सा लेटर में बाद में अटैच करूंगा। तो समझ पा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ठीक। दूसरी चीज देखो, जैसे मान लो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, इंपल्स है, एनर्जी है, वर्क, ही सब क्या है भाई? आपने एक बॉडी को यहां से उठा के यहां तक लाके रख दिया। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ? कुछ तो हुआ ना। बॉडी यहां से थी, इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये हो गई, चल के आई, डिस्प्लेसमेंट कुछ ट्रेवल किया, डिस्टेंस कुछ ट्रेवल की। तो इन सारी चीजों को बताने के लिए हमने कुछ वर्ड्स इजाद किए हैं, हमने कुछ क्वांटिटीज बनाई हैं जिनकी मदद से हम उस फिजिकल लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, ऑल्सो विच कैन मेजर्ड, ये पूरी डेफिनेशन हुई फिजिकल क्वांटिटी की। A quantity with the help of which we explain certain laws of physics and also which can measured, हम इसको मेजर भी करते हैं। जैसे फोर्स है, अर्थ और सन के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स मेजरेबल है ना, F is equals to Gm1m2 by r square। मैंने एक बॉडी को यहां से लिया और थ्रो कर दिया, मेरे हाथ में जिस वक्त थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब इस सिचुएशन को, बॉल मेरे हाथ में है, ये रेस्ट की सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रही है, बॉल मेरे हाथ में रेस्ट पे। अब इस रेस्ट की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक वर्ड इजाद किया, हमने एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई जिसको हमने कहा वेलोसिटी। हाथ में थी तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। दिस इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक। अभी मेरे हाथ में थी और उसके बाद मैंने उसको थ्रो कर दिया, और जब वो जा रही थी उस वक्त उसका स्पीड लगातार चेंज हो रही थी, उसके लिए हमने एक्सीलरेशन टर्म बनाया कि स्पीड अगर चेंज हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो टी टाइम बाद कितनी डिस्टेंस पे जाएगी। अब ये सारी चीजों को पढ़ने के लिए, इन सारी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमने क्या किया? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को इजाद किया। ठीक, समझ में आ गया? और इन फिजिकल क्वांटिटीज को आप क्या कर सकते हैं? मेजर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको फीवर है, अब जरा सोचिए, फीवर है आपको, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? इस फीवर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अंतर भी है, समझते चलो इस चीज को। क्या फीवर फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, फीवर फिजिकल क्वांटिटी नहीं, क्योंकि फीवर को मेजर नहीं करते आप। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर मैंने तो अपनी कल रात में फीवर मेजर किया था, 102 डिग्री, 119, सॉरी 119 ज्यादा हो गया, 98, 96 कह रहे हो ना, लेकिन वो क्या मेजर कर रहे हो? वो आप अपने शरीर का तापमान मेजर करते हैं ना, फीवर थोड़ी मेजर करते हैं, बुखार थोड़ी मेजर हो सकता है। फीवर नहीं मेजर हो रहा, वो आपकी बॉडी का क्या मेजर कर रहे हो आप? टेम्परेचर। एंड यस, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, नॉट द फीवर। तो हर वो चीज जिसको आप देख रहे हैं, छू रहे हैं, समझ रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो फीवर में मेजर क्या करते हो? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप बहुत खुश हुए, आपने अपने दोस्त को 100 रुपीज का एक, या आप सड़क पे चल रहे हुए किसी भिखारी को 100 रुपए दान कर दिया, कहो कि मैंने अपनी खुशी को माप लिया। मेजरमेंट थोड़ी हुआ यार ये। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसकी मदद से आप किसी चीज को एक्सप्रेस करते हो, किसी फिजिकल लॉ को एक्सप्रेस करते हो और उसको मेजर भी कर सकते हो। तो ऐसी किसी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे, ये है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी एक्सप्लेन सर्टेन रूल्स एंड लॉज ऑफ फिजिक्स एंड दैट कैन आल्सो बी मेजर्ड। ठीक, चलो इसके बाद आपको पढ़ना है, अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है एक्चुअली हमको। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरिंग प्रोसेस। कैसे मेजर करते हो? मेजरमेंट की बात जब हम करेंगे, मैंने कहा भाई वेलोसिटी मेजर करके बताओ, मैंने कहा टाइम मेजर करके बताओ, मैंने कहा स्पीड मेजर करके बताओ, मैंने कहा फोर्स मेजर करके बताओ, मैंने कहा मास मेजर करके बताओ, मैंने कहा लेंथ मेजर करके बताओ, मैंने कहा टाइम। क्या है ये? तो इस मेजरमेंट की जब जरूरत पड़ती है तो मेजरिंग प्रोसेस की बहुत सिंपल से डेफिनेशन बता रहा हूं बेटा, उसको अपनी खोपड़ी के किसी कोने में बिठा लो। मेजरिंग प्रोसेस यानी किसी चीज को मेजर करना, और हम किसको मेजर करने वाले हैं? फिजिकल क्वांटिटीज को। तो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरिंग प्रोसेस सिंपली ये है कि हम
उस फिजिकल क्वांटिटी से मिलती जुलती एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड बनाएंगे और उस स्टैंडर्ड को उस फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में मेजर कर देंगे या कंपेयर कर देंगे। सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक, जैसे मान लो मुझे ये बोर्ड है, इस बोर्ड की लेंथ या विड्थ मेजर करनी, मान लो लेंथ मेजर करनी है, तो मैं इस मेजरमेंट में है तो एक फिजिकल क्वांटिटी ना, इसकी लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी, मुझे इसकी लेंथ को मेजर करना है, तो मैं एक स्टैंडर्ड बनाऊंगा। हो सकता है मैं कह दूं ये पेन जो है मेरे हाथों में, ये क्या है, मेरा एक स्टैंडर्ड है लेंथ मेजरमेंट का। हालांकि ये सही नहीं है, बट मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। सपोज दैट दिस पेन, द लेंथ ऑफ दिस पेन इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट फॉर मी फॉर मेजरिंग एनी काइंड ऑफ लेंथ। ठीक है, मैंने एक पैमाना बना लिया, मैंने एक नियम बनाया, मैंने एक स्टैंडर्ड बनाया कि इस पेन की जो लंबाई है मेरे लिए यही है स्टैंडर्ड, और मुझे इस पूरी की पूरी व्हाइट बोर्ड की विड्थ या लेंथ अगर आप कहना चाहो तो इसको मेजर करना है। मैं क्या करूंगा, इस पेन को इस पूरे के पूरे व्हाइट बोर्ड के रिस्पेक्ट में इस पेन से कंपेयर करूंगा। कंपेयर का मतलब कितनी बार ये पेन इस व्हाइट बोर्ड के मेजरमेंट में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लूंगा 1 2 3, ऐसे करते करते 4 5, मान लो 6 टाइम आया। कितनी टाइम आया, 6 टाइम। इसका मतलब हो गया इस पूरे के पूरे व्हाइट बोर्ड की जो लेंथ है, लेंथ इज हाउ मच, 6 पेन्स, 6 पेन, सॉरी पेन्स नहीं, 6 पेन। ठीक है, मेजरमेंट ऐसे करते थे, एक स्टैंडर्ड चूज करते थे, ये रहा मेरा वो स्टैंडर्ड लेंथ मेजरमेंट का, और जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है उस फिजिकल क्वांटिटी को इस स्टैंडर्ड के टर्म में कंपेयर कर दिया कि ये पेन इस पूरे के पूरे में कितनी बार रिपीट हो रहा है। कंपेरिजन कितना गुना है, इस पेन का कितना गुना है, देखो 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 गुना है। दैट इज सिंपल कॉल्ड व्हाट, मेजरिंग प्रोसेस। हालांकि ये ऐसा नहीं होगा, अच्छी अच्छी यूनिट्स लेते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हर किसी को यूनिट नहीं मान सकते, बट एक समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक, तो यही मेजरमेंट आपको सीखना है कि किसी लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। बेसिकली आपको मैं लेंथ का मेजरमेंट सिखाऊंगा, मास और टाइम का मेजरमेंट ना किसी कंपटीशन में आता है, ना होम एग्जामिनेशन में, कहीं नहीं आता। ठीक है, वो आप अपने आप से पढ़ भी लीजिएगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा भी नहीं बेटा, बुक में दिया गया है। मास कैसे मेजरमेंट करते हैं, फिजिकल बैलेंस होता है, एक मतलब एक इनर्शियल मास होता है, एक नॉन इनर्शियल मास होता है, ग्रेविटेशनल मास होता है, कैसे उसको मेजर करते हैं, बुक में देखा, आप पढ़ लीजिएगा। लेंथ मेजरमेंट पे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वगैरह मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आप देखें कैसे मेजरिंग प्रोसेस होती है भाई। तो मेजरमेंट के लिए जैसे मैंने आपसे कहा बेटा, सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यूनिट की। ठीक है, और देखिए यूनिट क्या होती है, यूनिट। अब अगर आपको यूनिट को डिफाइन करना तो आप सिंपली कह सकते हो एक ऐसा स्टैंडर्ड या आर्बिट्रेरली चूजन स्टैंडर्ड सिस्टम जो हर जगह एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, और उस बेसिक यूनिट को कंपेयर करना है आपको अपनी उस फिजिकल क्वांटिटी से। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, सिंपल सी डेफिनेशन है, an arbitrarily chosen standard of measurement of a physical quantity which is accepted internationally means किसी भी physical quantity को measure करने के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड, arbitrary मतलब कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी मतलब पहले होता था, ये नहीं कि अभी भी कुछ भी, अब तो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि लेंथ मेजरमेंट के लिए मीटर ही स्टैंडर्ड यूनिट है। पहले ऐसा नहीं था, पहले अलग अलग अपना अर्ली एज में कुछ और था, फिर उसके बाद जैसे डिस्कवरी चलेगी, हम उधर नहीं जाते। ठीक, अब क्या है डेफिनेशन सिंपल सी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड हमने बना रखा है, और वो स्टैंडर्ड जो हमने बनाया है वो इंटरनेशनली क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। क्यों इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है उसकी वजह भी जान लीजिए। अगर बेटा इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस नहीं आया तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट अलग अलग जगहों पर अलग अलग आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी कंट्री में अगर लेंथ मेजरमेंट के लिए मीटर आपने मान लिया, हमने कहा कि हमारी एक बेसिक यूनिट होगी मीटर, किसके लिए, कैसे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, लेंथ, विड्थ, इन सब चीजों को। ठीक, हमने कहा कि हमारे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ मेजरमेंट के लिए मीटर होगी। अब किसी दूसरी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं और वहां पे लेंथ मेजरमेंट के लिए मान लो केजी है, केजी है मान लीजिए आपका लेंथ मेजरमेंट के लिए केजी, सोचिएगा आपने अपने यहां लेंथ मेजरमेंट के लिए मीटर एक्सेप्टेंस में रखा है, मीटर में मेजर करेंगे लेंथ हुआ। ठीक, और किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, वहां पर अगर आप जाते हैं तो लेंथ मेजरमेंट के लिए केजी बना रखा है वहां के लोगों ने अपनी यूनिट। फिर किसी तीसरी कंट्री में जा रहे हैं, वहां पर लेंथ मेजरमेंट के लिए सपोज दैट टाइम बना रखा है, यानी सेकंड में मेजर करेंगे। तो जरा सोचिए क्या होगा, जैसे मान लो इस पेन की लेंथ हमारे इंडिया में जहां पर मीटर में मेजर की जाएगी, कहा जाएगी भाई ये सपोज दैट 1 मीटर है, मान लो 1 मीटर। दूसरी कंट्री में जाएंगे 1 केजी हो जाएगी, तीसरी कंट्री में जाएंगे 1 सेकंड हो जाएगा, या 2 सेकंड हो जाएगा, 3 सेकंड, कुछ भी हो जाएगा। क्या ऐसा है
क्या इसकी लेंथ या इसका जो डायमेंशन है या इसकी जो प्रॉपर्टी जिसको आप मेजर कर रहे हैं क्या वो बदल जा रही है? अगर नहीं बदल रही तो इसका मेजरमेंट कैसे बदल सकता है? ठीक है, इसीलिए यूनिट कैसी है? एक्सेप्टेड इंटरनेशनली होनी चाहिए। एक बात ठीक, खैर ये आपको पता भी होगा, मैंने कहा एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इस चीज को। तो सिंपल सी यूनिट की डेफिनेशन हो गई कि ऐसा स्टैंडर्ड बनाएंगे उस फिजिकल क्वांटिटी से मिलता जुलता। ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी से मिलता जुलता है कि स्टैंडर्ड बनाएंगे और उसी स्टैंडर्ड को हम फिर हमेशा मानेंगे। अब कैसे मेजर करते हैं? सपोज दैट आपके पास एक लेंथ है वायर की, AB वायर है कोई, और आपको मेजर करना है इसकी लेंथ कितनी है। ठीक, मीन्स आपको मेजर करना है बेटा लेंथ ऑफ वायर। देखो ये सब आप करते आए हो, ठीक है, बहुत दिनों से मेजरमेंट करते आए हैं। ठीक, मैं सिर्फ आपको उसके पीछे के फील करा रहा हूं, फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा हूं आपकी। ठीक है, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कैसे मेजर करोगे? सबसे पहले किसी मेजरमेंट के लिए मैंने आपसे क्या कहा? आपके पास एक वेल डिजाइंड एंड डिफाइंड यूनिट होनी चाहिए। मैंने कहा कि हमने लेंथ को मेजर करना है भाई मीटर में, 1 मीटर। ये है हमारी क्या? बेसिक यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो क्या करेंगे हम उस एक 1 मीटर को, सपोज दैट ये 1 मीटर ये मान लो, इस 1 मीटर को देखेंगे कि इस वायर की लेंथ में AB में ये 1 मीटर कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स दिस बेसिक यूनिट इज कंटेन्ड इन द लेंथ ऑफ द वायर AB। चलो मान लो ये 1 मीटर, फिर यहां से यहां तक 1 मीटर, फिर यहां से यहां तक 1 मीटर, फिर 1, थोड़ा बढ़ा ले इसको भाई, ये 1। कितनी बार ये बेसिक यूनिट रिपीट हुई है इस लेंथ वायर के मेजरमेंट में? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो लेंथ ऑफ द वायर भी कैसे लिखते हैं? आप लिखेंगे 5 मीटर, ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब देखो इसमें क्या क्या है। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जो ये फिजिकल क्वांटिटी आपने मेजर की, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, ये m क्या है बेटा? इट इज कॉल्ड यूनिट, यानी वो स्टैंडर्ड जो आपने चूज किया है। और ये क्या है? लेंथ ऑफ द वायर, इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसको याद रखिएगा। ठीक, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द वायर AB, लेंथ विच इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, इज इक्वल्स टू 5 मीटर। कैसे तो करोगे? यानी कि इस वायर AB में 1 मीटर की बेसिक यूनिट कितनी टाइम्स रिपीट हो रही है? 5 टाइम्स। तो लेंथ कितनी आएगी इसकी मैग्नीट्यूड वाइज? 5 मीटर आ गई। अगर 6 टाइम रिपीट होती तो 6 टाइम, 7 टाइम रिपीट होती तो 7 टाइम्स। नहीं तो आप सिंपल मेजरमेंट करते ना। अब देखो इसका मतलब, इसको लिखने का एक तरीका है। इसको हम लिख सकते हैं बेटा कैसे? इंप्लाइज दैट किसी भी बेसिक मेजरमेंट को, किसी भी जो फॉर्मूला लिखने जा रहा है हर तरीके के बेसिक मेजरमेंट के फॉर्मूले पे अप्लाई होगा। इंप्लाइज दैट इट मे बी रिटन एज Q इज इक्वल्स टू N इंटू U। यानी किसी मेजरमेंट में 3 चीजें हमको मिलेंगी हमेशा। एक तो हमें मिलेगा उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, फिर हमें मिलेगा उस फिजिकल क्वांटिटी में जो बेसिक यूनिट है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, दैट विल कॉल द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और फिर ये जो आपका है वो क्या है? यूनिट है। ठीक, अब देखो दूसरी बात समझने वाली कि इस पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन में ये कभी नहीं बदलेगा। मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कभी नहीं बदलेगी। कब? जब आप यूनिट्स को चेंज कर सकते हो तब। जैसे यूनिट जरूरी थोड़ी ही मीटर में हो। जैसे देखो इसी चीज को जैसे लिखा मैंने, लेंथ ऑफ AB कितना लिखा मैंने? 5 मीटर। अगर मैं इस यूनिट को मीटर से हटा के सेंटीमीटर में लिख दूं तब इसको क्या लिखोगे आप? 500 सेंटीमीटर। आपको पता है आपके पास लेंथ की एक और यूनिट है मिलीमीटर। इसी वायर की लेंथ ये भी तो लिख सकते हो आप 500 mm। ये बताओ, मान लो यही है, ये 5 मीटर है, क्या इसको आप 500 सेंटीमीटर नहीं कह सकते? क्या इसको आप 500 मिलीमीटर नहीं कह सकते? कहते हैं ना। इसका मतलब अगर आप यूनिट्स की साइज बदल देंगे, if you change the size of the unit, then no doubt the numerical value of the observation will change. If you change the size of the unit, the numerical value of the physical quantity will also change, but the magnitude remains same. इसकी लंबाई तो अभी भी इतनी है ना, चाहे इसको मैं मीटर में मेजर करूं, चाहे सेंटीमीटर में मेजर करूं, चाहे मिलीमीटर में मेजर करूं, चाहे किसी भी लेंथ की यूनिट में मेजर करूं, क्या इसकी लंबाई बदलेगी? नहीं बदलेगी। इसका मतलब
मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। हाँ एक चीज हमें दिख रही है कि अगर हम यूनिट को छोटा करते जा रहे हैं, भाई मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मिलीमीटर उससे छोटी यूनिट है, यानी अगर हम यूनिट्स को छोटा करते जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, श्योर है, ठीक है। यानी इसका मतलब ऐसे लिख सकते हो क्या, और जो लिखने जा रहे हैं उसको याद रखना, Q इज इक्वल्स टू N1U1, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, N2U2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायमेंशन एनालिसिस जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। Q इज इक्वल्स टू N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। N1 क्या है बेटा, जब आपने यूनिट U1 ली है उस वक्त न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी, Q की, मैग्नीट्यूड की न्यूमेरिकल वैल्यू। फिर जब आपने U2 यूनिट ले ली, यूनिट बदल दी, तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई, N2। जैसे इसी में देखो यहां पर M हो गया U1, N1 क्या हो गया 5। अब यूनिट तुमने सेंटीमीटर ले ली तो U2 क्या हो गया सेंटीमीटर, N2 क्या होगा, बदल गया। अब ध्यान देना इसको, यूनिट और N1 में रिलेशन कैसा है, इनवर्स या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर यूनिट को बड़ा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, और यूनिट को अगर छोटा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो, implies that n is proportional to 1 by u। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए कोई क्वेश्चन होम एग्जामिनेशन पूछ लेता है आपसे कि अगर यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, यूनिट बड़ी है न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, इसी यूनिट को छोटा कर दो तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, इसको और छोटा कर दो न्यूमेरिकल वैल्यू और बढ़ गई। इसका मतलब u और n आपस में कैसे रिलेशन में, इनवर्स रिलेशन में। जैसे मैं आपसे कहूं 4.2 जूल इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी, ये है, ये हीट एनर्जी की यूनिट है, आप सबको पता है, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा। 4.2 जूल इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी। मैं आपसे पूछूं कि जूल यूनिट बड़ी है या कैलोरी बड़ी है, कौन सी बड़ी है, खुद सोचिए। यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू की देखो, मान लो ये N1 है, ये N2 है, ये U1 है, ये U2 है, ये माना N1, ये हो गया U1, ये हो गया N2, ये हो गया U2। अब जरा देखो यहाँ पे N1 बड़ा है ना, यहाँ पे N1 वैल्यू 4.2, यहाँ पे N2 कितनी 1 है, यानी यहाँ पर N1 क्या है, बड़ा है। अगर N1 बड़ा होगा तो U1 क्या होगा, छोटा होगा। अगर N1 बड़ा होगा तो U1 क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब कि जो जूल है वो छोटी यूनिट है, किसके रिस्पेक्ट में, कैलोरी के रिस्पेक्ट में। कैलोरी बड़ी यूनिट है, क्योंकि देखो 4.2 जूल मिलेंगे तब बनेगी क्या, 1 कैलोरी। ऐसे देखो एक और एग्जांपल देखो, ये भी आपने पढ़ा होगा, हो सकता है नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब बताओ कौन सा बड़ा है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये जूल बड़ा होगा, सॉरी ये जूल छोटा होगा, क्योंकि इतने जूल मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। 10 की पावर क्या है, -19 है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बहुत छोटी यूनिट होती है, वो एटॉमिक एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। जब एटम और इलेक्ट्रॉन वगैरह की यूनिट होती, एनर्जी होती ना, उसकी सबसे छोटी एनर्जी की सबसे छोटी वेल डिफाइंड यूनिट कौन सी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज प्रोनाउंसिएटेड एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे छोटी एनर्जी की यूनिट, ठीक है, जो डिफाइंड है सबसे छोटी है। खुद सोचो, ये 10 की पावर -19 है, इसको क्या लिख सकते हो, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 10 टू द पावर 19 जूल हो जाएगा। नहीं, 10 की पावर -19 नीचे आके 10 की पावर +19 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हो क्या, 1 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल 1.6 जूल। अब बताओ कौन सी बड़ी है, ये बड़ी, ये बड़ी है। अब देखो इतने 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बराबर होगी 1.6 जूल के, यानी कि जूल क्या है, बड़ी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, छोटी है। जूल इज बिगर यूनिट देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स है, ऐसे वोल्ट स्टैट वोल्ट है, स्टैट वोल्ट आपकी जो है वो बड़ी यूनिट होती है, वोल्ट छोटी यूनिट होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, पहली चीज तो ये कि यूनिट के बारे में, कि अगर आप एक किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जिसको आप मेजर कर रहे हैं, अगर आप उसकी यूनिट्स चेंज भी करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप यूनिट बड़ी करते जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, छोटी होती जाएगी। अगर आप यूनिट बड़ी करते जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, छोटी होती जाएगी। और अगर आप यूनिट छोटी करती जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी n और u में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। एक चीज, ठीक, इसको ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि q यानी मैग्नीट्यूड तो n1u1 का भी वही होगा, n1u1 का भी वही होगा, n2u2 का भी वही होगा, n3u3 का भी वही होगा, यानी q इज इक्वल टू n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ये भी आप लिख सकते हैं, इतनी बातें याद रहेंगी। कहीं भी अगर, ये बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, ये इसको पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। कहीं भी लिखा हो ना, कि जैसे मास कहीं लिखा हो, मास इज इक्वल टू 35 kg, तो इसको कैसे पढ़ोगे आप, इसको पढ़ोगे 35 इंटू 1 kg,
यानी कि हमारी मास के मेजरमेंट में स्टैंडर्ड यूनिट क्या है 1 kg, और जिस चीज को आप मेजर कर रहे हैं उसमें 1 kg मास कितनी बार रिपीट हो रहा है अपने आप को 35 टाइम्स रिपीट कर रहा है। देयरफॉर द मास ऑफ दैट ब्लॉक इज 35 kg। मान लो मैंने कहा कि किसी लिक्विड का वॉल्यूम में, मैंने आप दूध लेते हैं, मिल्क हर किसी के घर में आता है, मान लो आपने 4 लीटर लिया, 4 लीटर, इसका मतलब ये क्या लिखा है 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 लीटर, मीन्स आपके उस मिल्क के मेजरमेंट में, मिल्क जो वॉल्यूम है फिजिकल क्वांटिटी है, 1 लीटर का आपने स्टैंडर्ड बनाया और उस 1 लीटर ने अपने आप को कितनी बार रिपीट किया 4 टाइम्स रिपीट किया, हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दैट मिल्क इज 4 लीटर। ठीक है, सिंपल से इसका मतलब होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक, अच्छा, अब हमको देखना है कि जो यूनिट्स है, मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स कैसी होती हैं और उनके पीछे के क्या नियम है। ठीक, तो पहली चीज एक बात जान लीजिए बेटा कि हर किसी को यूनिट नहीं बना सकते आप, वरना हर कोई अपनी अपनी यूनिट अपने अपनी कंट्री में बनाता रहता है ना। यूनिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको याद रखना है आपने, बस कहीं पूछा होता नहीं आता, बट क्यों हर कोई अपनी यूनिट नहीं बनाता उसके पीछे की वजह जान लो। यूनिट्स है ना, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिसाइड की गई हैं कि किसको आप कहेंगे यूनिट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। तो कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए बेटा, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मींस इंटरनेशनली आपकी वो यूनिट या जो भी यूनिट डिजाइन की जा रही है वो हर जगह एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और कौन करता है ये डिजाइनिंग, कौन करता है? देखो, इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। ठीक, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस यानी कि दुनिया के किसी भी कोने पे आप अगर चले जाएं तो अगर आपका कोई एक यूनिट है तो वो यूनिट हर जगह वैसे ही मानी जाएगी जैसी कि एक जगह, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर है। अब लेंथ को कहीं भी मास केजी में नहीं मेजर किया जाएगा, लेंथ को कहीं भी केजी में मेजर नहीं किया जाएगा। तो एक तरीका बनाया गया, एक रूल बनाया गया। ठीक, और बनाता कौन है? ये फ्रांस में एक इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है बेटा जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर, वेट्स एंड मेजर। पहले तो ऐसा नहीं, जब भाई पहले तो पूरी दुनिया बहुत अलग अलग धड़ों में बटी हुई थी, फिर जैसे जैसे चीजें डिस्कवर होती गई वैसे वैसे साइंटिस्ट का ग्रुप जुड़ता गया, तो उन्होंने मिलकर एक अपना संस्था बनाई, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर। यही डिसाइड करते हैं कि किस चीज की यूनिट कैसी होगी। तो उन्होंने, इन लोगों ने डिसाइड किया कि यूनिट कैसी होनी चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। दूसरा, सूटेबल होनी चाहिए, सूटेबल साइज, मतलब सूटेबल साइज की होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कैसा भी मानते चले जा रहे हो, अरे यूनिट कुछ ऐसा बनाओ कि जिससे आप आसानी से कन्वर्ट कर सको। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, अभी मैं कहता हूं 1 मीटर में 1.356 सेंटीमीटर होता, भाई आपसे कह दिया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता, आपने मान लिया। अगर यही पहले बना दिया गया होता कि 1 मीटर में 1.056 सेंटीमीटर होगा, अब कैलकुलेशन करते रहो, दिक्कत होगी ना। यानी कि जो यूनिट आप बना रहे हो कैसी होनी चाहिए, उसकी शेप और साइज, यानी उसकी साइज सुटेबल होनी चाहिए। तीसरा, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड फिजिकल कंडीशंस, समय और वातावरण के हिसाब से बदलाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 2020 से लेके 2030 तक डिसाइड किया कि 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर होगा और 2030 ऑनवर्ड जाएंगे तो 1 मीटर इज इक्वल 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक बार जो यूनिट बना दी गई है वो हमेशा टाइम चाहे 100 साल बाद मेजर किया जाएगा तब भी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होंगे। आज से 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले भी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, आज से कई साल बाद भी वही होगा। ठीक, यानी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल कंडीशन से भी नहीं चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमने एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट बना रखी है कि गर्मी में कुछ और होगी, ठंडी में कुछ और होगी। हमने माना कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg गर्मियों में होगा और 1002 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg ठंडियों में होगा, ये ऐसा नहीं होगा। मतलब कि टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशन मतलब क्या, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा, इनके हिसाब से आपकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। वो हर बार क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उसके पैरामीटर्स नहीं बदलने चाहिए। ठीक, इजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए,
इजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए, मींस पहुंच जिसको आप कहते हैं, हर जगह पे आसानी से उसकी रीच होना चाहिए। जैसे इस वक्त आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो वहां पे सबको पता है कि भाई लेंथ के मेजरमेंट के लिए यूनिट मीटर होगी, मास के मेजरमेंट के लिए केजी होगी और टाइम के मेजरमेंट के लिए सेकंड होगी। तो ये जो मैसेज है कि लेंथ के मेजरमेंट के लिए कैसी यूनिट होनी चाहिए, मीटर, ये एक्सेसिबल हो, हर जगह होनी चाहिए। हमें मीटर स्केल दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो हमको मिल जाएगी, क्योंकि उसकी एक्सेसिबिलिटी ऐसी है। ठीक है, तो इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल। ऐसा नहीं कि दुनिया का कोई ऐसा कोना हो जो इस यूनिट से अलग हो। अब ये नहीं कि आदिवासी कह दो तो आदिवासी के पास तो नहीं होंगे, हाँ ठीक है, उनको मेजरमेंट की जरूरत भी नहीं, वो आज भी अपना काम चला लेते होंगे, बट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कैसी होनी चाहिए, इजिली एक्सेसिबल। ये इतनी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए यूनिट में। अगर ऐसी है तब हम कहेंगे वो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है। और डिसाइड कौन करेगा, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर एक संस्था है, ठीक है, वही डिसाइड करते हैं कि यूनिट कौन सी कैसी बात होती है कि यूनिट्स कौन कौन सी है और कितनी है। अब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए बेटा तो क्लास 11th में कम से कम आप 237 238 टाइप्स की यूनिट पढ़ेंगे, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स, वेलोसिटी, एरिया, एक्सीलरेशन, इंपल्स, वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल टॉर्क, बहुत सारी है, बहुत सारी। सबको नहीं पढ़ना और ना ही सबको याद करना, क्योंकि देखो जैसे जैसे फिजिक्स की जर्नी आगे बढ़ी, शुरुआत में भाई 1900 के पहले, जैसे मैंने आपसे कहा था, एक क्लासिकल फिजिक्स थी। क्लासिकल फिजिक्स के बाद जो है हमारी मॉडर्न फिजिक्स का डिस्कवरी हुई। तो जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ी, जैसे जैसे फिजिक्स की नई नई ब्रांचेस आई, वैसे वैसे हमें नई नई फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी उन नई ब्रांचेस के होने वाले फिजिकल लॉस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को याद करना तो मुश्किल है ना, कैसे याद करेंगे। तो हमने क्या किया कि उस फिजिकल क्वांटिटीज को, जितनी भी है हमारे पास, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक, एक को हमने कहा फंडामेंटल यूनिट्स, यानी फंडामेंटल यूनिट का मतलब ऐसी यूनिट्स जिसको किसी दूसरी यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो यूनिट सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होगी, जिसकी मदद से दूसरी यूनिट्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हो, जो बेसिक है, फंडामेंटल है। ठीक, जैसे मास, लेंथ एंड टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम, दीज थ्री आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। बिफोर 1971, 1971 के पहले, क्योंकि 1971 में एक कॉन्फ्रेंस हुई नहीं की, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर, इसमें एक सारे भाई हुआ क्या कि शुरुआत में तो केवल क्लासिकल फिजिक्स थी, फिर जैसे जैसे फिजिक्स बढ़ी, जैसे मैंने अभी पहले कहा, जैसे जैसे फिजिक्स बढ़ी वैसे वैसे नई ब्रांचेस आई, वैसे वैसे नई फिजिकल क्वांटिटीज आई। अब हर कोई अपनी अपनी फिजिकल क्वांटिटी को अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा था। तो फिजिक्स ऐसे थोड़ी चलती है यार, कोई एक रूल है, अगर वो किसी अंटार्कटिका में या दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में चले जाओगे तो रूल थोड़ी बदल जाएगा, रूल तो वही है। तो उसके पैमाने कैसे बदल सकते हैं, उसकी यूनिट्स कैसे बदल सकती है, फिजिकल क्वांटिटीज कैसे बदल सकती हैं, उसमें भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इसीलिए 1971 में सारे के सारे फिजिसिस्ट का एक जमावड़ा हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको आप कहते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर। और इसमें डिसाइड किया गया कि किसको कैसी यूनिट कहेंगे, किसको फंडामेंटल कहेंगे, किसको डिराइव्ड कहेंगे। अभी मैं एक चार्ट बनवा दे रहा हूं, परेशान मत, ठीक। बट फिलहाल दो तरीके की यूनिट्स आपको पढ़नी है, दो तरीके की यूनिट्स होती है। एक होती है फंडामेंटल, यानी बेसिक, जो किसी से मिलकर नहीं बनी हुई है, जो सबसे सिंपलेस्ट होती है, उन्हीं के फॉर्म में सारी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी होती है डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब अदर देन फंडामेंटल, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से डिराइव करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। प्रॉब्लम वही थी हमारे पास, क्योंकि हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी को, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को याद नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, जितनी भी हमको फिजिकल क्वांटिटीज पता थी उनको हमने दो क्लास में रखा। एक क्लास हमारा आया फंडामेंटल यूनिट्स का, एक क्लास हमारा आया डिराइव्ड यूनिट्स का। ठीक, चलो तुमको 1971 के पहले ले चलते हैं। अब देखो, ये हम बनाने जा रहे हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट या सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसी को आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट भी, ठीक। यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाने चल रहा हूं जिसमें सारी की सारी यूनिट्स आपकी आ जाएंगी, ठीक। तो 1971 के पहले की अगर मैं बात करूं तो 1971 के पहले बेटा जो आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी वो क्या क्या थी। एक तो आपकी चलती थी सीजीएस, ठीक। एक आपकी चलती थी एफपीएस और एक आपकी चलती थी एमकेएस। क्या क्या है भाई ये सब, इनका नाम भी देखो क्या है। सीजीएस को हम बोलते थे बेटा, देखो ये और ये फ्रांसीसियों ने डिजाइन की थी, फ्रेंच साइंटिस्ट जो थे फ्रांसीसियंस थे, उन्होंने डिजाइन की थी।
फ्रांसिस्कन्स नहीं, फ्रांसिसियंस, ठीक है, फ्रेंच, ठीक, ये फ्रेंच डिजाइन्ड थी, ये भी फ्रेंच डिजाइन्ड थी, और ये ब्रिटिशर्स ने इसको डिजाइन किया था। एज यू ऑल नो कि पूरे विश्व के एक बहुत बड़े इलाके पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, तो जहां जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी वहां पर एफपीएस सिस्टम चलता था, एफपीएस, बाकी जगह सीजीएस और एमकेएस सिस्टम चलता था, ठीक है। इसको एक और नाम दिया गया, इसको गॉसियन सिस्टम भी कहते थे। गॉस एक साइंटिस्ट थे, क्लास 12th में पहले चैप्टर में आओगे जिनके बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, बहुत गॉस थ्योरम वगैरह है, गॉसियन सिस्टम भी इसको कहते हैं, ठीक। एमकेएस को मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, मेट्रिक सिस्टम, ठीक। गॉसियन सिस्टम, एमकेएस को मेट्रिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और देखें भाई क्या है इनके मतलब, तो जो ये सीजीएस सिस्टम था उसमें बेटा सीजीएस, सी का मतलब होता था सेंटीमीटर, मींस लेंथ के मेजरमेंट के लिए हम यूनिट यूज करते थे, कौन सी, सेंटीमीटर। और इसका लिखने का तरीका भी देखो, स्मॉल सी स्मॉल एम, आगे डॉट नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर्स नहीं लिखेंगे, ना तो कैपिटल सी ना कैपिटल एम, कुछ नहीं, जैसा लिखा है ऐसा ही लिखने का तरीका है, सी एम, सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो जो ये आपका है जी, जी हमारी मास की मेजरमेंट होती थी कि अगर हमें मास मेजर करना है तो हम उसको ग्राम में मेजर करेंगे, किसमें मेजर करेंगे, ग्राम में, ग्राम मींस जी एम, सिंपल, स्मॉल जी एम, ठीक। एस टाइम है, ये सबसे कंसिस्टेंट था, ये किसी भी यूनिट में नहीं बदला है, एस फॉर टाइम एंड इट विल बी मेजर्ड इन सेकेंड ओनली एस। आप कभी कभी गलती क्या करते हैं, एस के बाद डॉट लगा देते हैं या एसईसी लिखते हैं, वो गलत है, केवल एस, ठीक। एफपीएस है बेटा, एफ पी एस, एफ फॉर व्हाट, फुट, लेंथ मेजरमेंट के लिए होता था ये, ठीक है, लेंथ फुट में मेजरमेंट होती थी। मास पाउंड में, ये मास मेजरमेंट के लिए यूज करते थे। और एस वही टाइम, यानी क्या, सेकेंड, ये हो गया टाइम का, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें कन्वर्जन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, टाइम जो आपकी यूनिट होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि इजीली कन्वर्टेबल हो, उसकी कैलकुलेशन आसान हो। इसमें फुट वगैरह के कन्वर्जन ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते थे। तो धीरे 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 ये ब्रिटिशर्स और बाकी हर जगह से, आपके कंट्री में भी एफपीएस सिस्टम नहीं यूज होता। लेंथ मेजरमेंट के लिए या किसी तरीके की मेजरमेंट के लिए एफपीएस सिस्टम नहीं मिलेगा, और ना ही आपको किसी बुक में मिलेगा। आपको बुक में केवल सीजीएस मिलेगा, एमकेएस मिलेगा, या बाद में जो 1971 के बाद डिजाइन की एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, वो मिलेगा। ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए बहुत परेशान मत हो, ये पढ़ना भी नहीं आपको, एफपीएस आपको नहीं मिलेगा। फिर बेटा एमकेएस, एमकेएस में एम मीन्स व्हाट, लेंथ मेजरमेंट के लिए था, एम इज यूज फॉर लेंथ मेजरमेंट, और यूनिट क्या होगी, मीटर। के मास मेजरमेंट के लिए, और क्या होती थी, किलोग्राम, किलोग्राम का सिंबल केजी, स्मॉल के स्मॉल जी, ठीक। और के फॉर मास, किलोग्राम हो गया, एस वही टाइम, एंड इट इन व्हाट, सेकेंड, स्मॉल एस, ठीक है। ये 1971 तक की कहानी थी, टिल, या ऐसे को बिफोर 1971 तक, ठीक है, बिफोर 1971। अब फिर बहुत सारे फिजिक्स इस दौरान 1900 के बाद, यानी क्लासिकल फिजिक्स के बाद मॉडर्न फिजिक्स भी आ गई, इसको आप एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। अब उसमें भी बहुत सारी नई नई क्वांटिटीज आ गई। करंट के बारे में बात कर, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल चले गए, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करने लगे, हम आयनिक बॉन्ड्स की बात करने, आयनिक एनर्जीज की बात करने लगे। तो बहुत सारी नई नई फिजिकल क्वांटिटीज आ गई। अब उनको किधर रखा जाए भाई, तो उसके लिए एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, उसको हमने कहा, और ये 1971 में हुआ था, ठीक। जब जनरल वेट्स एंड मेजर की जो कॉन्फ्रेंस थी जब वो हुई, तो उसमें कुछ डिजाइन की गई नई यूनिट्स, और उनको कहा गया एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल, NATIONAL, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई एब्रीविएशन है, एसआई, ठीक है। एसआई वर्ड एक्चुअली ये भी फ्रेंच का ही है, बुक में देखेंगे तो अजीब सा नाम, इंटरनेशनल सिस्टमे दी यूनिट करके है, फ्रेंच नाम था, उसको हमने इंग्लिश में ऐसे सिंपल लिखा हुआ है, मतलब पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक। अब इसमें जो है ना, एमकेएस को एज इट इज लिख लिया गया, कोई नई सिस्टम नहीं थी,
इसीलिए कभी कभी इसको रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जो एमकेएस सिस्टम में यूनिट थी ना, ये पूरी की पूरी एज इट इज उधर के एसआई सिस्टम में आ गई। कौन कौन सी? एम, इधर लिखे थोड़ा सा, देखो एम लेंथ मेजरमेंट के लिए ही यूज किया गया, इसमें भी एमकेएस में भी लेंथ मेजरमेंट इसमें होता था मीटर में, एसआई में भी लेंथ मेजरमेंट किसमें होगा? मीटर में होगा। एम इट विल यूज्ड टू मेजर लेंथ, ठीक, और यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर, और सिंबल क्या होगा? स्मॉल लेटर एम, ठीक। के एज इट इज, के फॉर मास मेजरमेंट, किलोग्राम इसका नाम था, के स्टैंड फॉर किलोग्राम, और लिखो कैसे आप? स्मॉल के स्मॉल जी, विदाउट एनी सिंबल, ओके, डॉट नहीं लगेगा, कैपिटल केजी नहीं लिखेंगे, गलत होता है बेटा, लिखने का तरीका है जो वैसे ही लिखना आप, ठीक। एस फॉर टाइम मेजरमेंट के लिए था, ठीक, और ये हो गया सेकेंड, और स्मॉल एस। फिर इसमें 4 और यूनिट जोड़ेगी, टोटल 7 आपकी यूनिट्स थी, और यही एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट जो होती है ना, वो आपकी क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। इन्हीं को आप कहते हैं फंडामेंटल, बेसिक्स। ये किसी से मिलके नहीं बनेंगी, बाकी सारी इनकी मदद से आप निकाल सकते हैं। अभी दिखाते हैं कैसे। अच्छा, ये हो गई 1 2 3, 4th आई बेटा आपकी करंट। क्या आई? करंट, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। अब इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर, एम्पियर, इसका सिंबल कैपिटल ए। 4th जो फंडामेंटल यूनिट दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, मेजर किसमें करोगे? एम्पियर में, सिंबल क्या यूज करोगे? कैपिटल ए। 5th आप कह सकते हो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस मतलब समझते हैं चमक, लाइट, लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको भी तो मेजर करते हैं। जैसे लाइट आपके कमरे में आ रही, कभी लाइट बहुत तेज आ गई, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी लाइट की, हैलोजन बल्ब की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, एलईडी बल्ब की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, कैसे पता चलता है? मेजर किया गया। तो मेजरमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? यूनिट की। तो लाइट की इंटेंसिटी जो मेजर होती है बेटा, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजर होती है कैंडेला में। किसमें? कैंडेला में, और इसका सिंबल है स्मॉल सी स्मॉल डी, स्मॉल सी स्मॉल डी, ठीक। फिर 6th आपका आया टेम्परेचर, क्योंकि तब हीट वगैरह भी आने लगी, ठीक है। देखो करंट आ गई, जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो हमें इसकी जरूरत पड़ी इस यूनिट की। फिर हीट वगैरह आने लगी, सॉरी ये लाइट वगैरह आ गई, ऑप्टिक्स ऑप्टोमेट्री आ गई, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर तब तक हमारे पास हीट, थर्मोडायनेमिक्स की नई ब्रांच खुल गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी आगे जाके उससे निकलने लगी, तो थर्मोडायनेमिक्स की जो चीजें आई उसमें हीट हमको मिली, तो उसके लिए क्या किया हमने? टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं भाई हम? केल्विन में, केल्विन, और इसका सिंबल क्या है? कैपिटल के, विदाउट एनी फुल स्टॉप डॉट, कुछ नहीं लग रहा है, ध्यान देना इस चीज का, ठीक। और लास्ट फिर एक और आई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब आपको लग रहा होगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब सर एक तरीके का मास ही तो हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नहीं बेटा, केमिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का अच्छे से मतलब बताया जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल में, MOLE, और इसका सिंबल क्या है बेटा इस यूनिट का? MOL, ठीक। ये 7 आपकी यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट डिसाइड की गई 1971 के उस कॉन्फ्रेंस में, कि ये हमारी भाई एमकेएस वाली पूरी पूरी आएगी, प्लस 4 और, प्लस इसके साथ साथ 2 और यूनिट बाद में जोड़ी गई। मींस 1971 के कॉन्फ्रेंस में केवल इतनी जोड़ी गई थी, इसके बाद 2 और यूनिट्स इसमें ऐड की गई, और इसीलिए उन 2 यूनिट्स को कहा गया बेटा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब बाद में जो दिया गया, ठीक। तो 2 और आई, नीचे दिख रहा है, अभी तक तो आ रहा है, इधर लिख सकते हैं। 2 और आई, मैं यहां लिख दूं 8th, या ऐसे लिख दो इसको, नंबर 1 नंबर 2 करके ना, सप्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी आई? 2 बेटा आपकी, एक आई प्लेन एंगल, और अभी इन दोनों के बारे में आपको तुरंत बात कर लेता हूं इस टॉपिक के जस्ट बाद, क्योंकि इससे सवाल बहुत आपसे पूछे आते हैं, और बायो वाले बच्चों बहुत परेशान है। मैथ्स वाले तो पढ़ेंगे इसको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में, बट बायो वाले पढ़ते नहीं है। प्लेन एंगल मतलब जो 2D ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेंटर पर जो एंगल सेपरेट करते हैं, बात करते हैं प्लेन एंगल। इसको बेटा हम मेजर करते हैं रेडियन में, ठीक। मेजर किसमें करेंगे? रेडियन में, और इसका सिंबल होता है RAD, ठीक, रेडियन। फिर
दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट आई बेटा सॉलिड एंगल। जो सॉलिड जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जो एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पर, सॉलिड एंगल, इसको हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। ठीक है, किस में मेजर करते हैं? स्टेरेडियन में। और लिखते कैसे हैं? स्मॉल एस स्मॉल आर। So these are the 9 fundamental units in which 7 are the main fundamental units plus 2 supplementary units. अब इनको फंडामेंटल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये यूनिट्स बेटा बेसिक हैं। इन यूनिट्स को आप कहीं किसी दूसरे फॉर्म में या किसी दूसरे फॉर्म की मदद से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। हाँ, इनकी मदद से बाकी सारे के सारे फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना ये फंडामेंटल यूनिट है। अब देखो छोटा सा एग्जांपल ले लो। मैंने कहा आपसे भाई आप मुझे वेलोसिटी की यूनिट बताओ, वेलोसिटी की यूनिट बताओ। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखोगे फॉर्मूले में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की लेंथ ही तो है, और लेंथ के लिए जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लिखते हैं मीटर, और टाइम की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। नाउ दिस मीटर पर सेकंड इज व्हाट? डिराइव्ड यूनिट। Why it is called derived? Because it is expressed in the form of some fundamental units, या फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से डिराइव की गई, तो उनको डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। तो हम, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, सारी फिजिकल यूनिट्स याद नहीं करनी, याद ही नहीं कर पाएंगे। कितनी याद करेंगे? छोटा सा दिमाग, कितना उसे प्रेशर डालना है आपको? सारी नहीं याद करनी, आपको केवल ये याद करनी है, ये 7 फंडामेंटल्स प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक, इसमें से इन दो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ये 7 यूनिट याद रखो। फिजिक्स में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना पड़ेगा 1 से लेकर 6 तक, ये आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली आप केमिस्ट्री में डील करेंगे। फिजिक्स में इसका कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। इतनी आप फंडामेंटल यूनिट्स याद रख लीजिए, और इन फंडामेंटल यूनिट्स के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड होगी, उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद रखिए, आपको सारी सारी यूनिट्स डिराइव कर लेंगे। आपको सारी सारी यूनिट्स याद करने की जरूरत नहीं है। इस चार्ट को बना लो, फिर हम आगे बात करें। आइए जरा वो दो जो आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स है ना, उनके बारे में बता देते, क्योंकि वो कभी पूछे जाते हैं बेटा आपसे, और उसका एक छोटा सा चार्ट है, चार्ट का फॉर्मूला है, वो अक्सर आपको मदद करेगा थ्रू आउट द फिजिक्स। 2 साल जब तक फिजिक्स आप पढ़ेंगे, तो सबसे पहला जो आपने पढ़ा था वो था प्लेन एंगल, है ना, ये आप पढ़ते आए हैं। प्लेन एंगल मीन्स कोई भी आर्क लेंथ, किसी सर्कुलर ट्रैक की कोई भी आर्क लेंथ सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है। सपोज दैट मैंने कहा कि भाई कोई 2 आर्म ऐसे हैं या 2 लाइन्स ऐसे हैं, इसमें ये एक आर्क है। अब बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा डेफिनेशन की, ठीक है, उतना बताऊंगा जितना हमसे चल जाएगा। मान लो ये आर्क लेंथ छोटी सी है, कितनी बेटा? ds। और इस आर्क, देखो ऐसे किसी सर्कुलर सेगमेंट का एक टुकड़ा तुमने कट किया है, और इस सर्कुलर आर्क ने इस सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड किया? मान लो थीटा, ठीक है। और इस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो कितनी? मान लो r है। तो जो ये एंगल होता है, इसको आपने पढ़ रखा है, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही होता है। अभी जो थीटा ये इस फॉर्मूले में मेजर्ड होता है ना, दिस थीटा विल बी मेजर्ड इन रेडियन, ये इंपॉर्टेंट बात है। दिस थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। Now the formula for this theta will be arc length upon radius. Arc length मतलब ये पूरी कितना भी लिया आपने? ds is the length of this arc. Arc length upon radius. This will be the plane angle. Theta in radian will be equals to ds by r. इसको याद रखिएगा कि थीटा जो है ना वो रेडियन में मेजर्ड होगा, तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस यहीं से निकाला गया था। अब आप कहेंगे सर डिग्री में भी तो मेजर्ड होता है, तो डिग्री जो है आपकी वो एंगल की प्रैक्टिकल यूनिट होती है। बहुत देर पे मत जाओ, क्योंकि यूनिट भी कई तरीके की होती हैं। बेस यूनिट लिख दे रहा हूं, एक होती है बेटा बेस यूनिट, एक होती है प्रॉपर यूनिट, एक होती है सप्लीमेंट्री, एक होती है आपने जो भी पढ़ा प्रैक्टिकल, और एक होती है डिराइव्ड। ये होती तो इतने तरीके की है। बेस यूनिट मतलब जो फंडामेंटल, जैसे मास, लेंथ एंड टाइम, ये जो है ना मीटर, केजी, सेकेंड, ये सब क्या है? बेस यूनिट है। प्रॉपर यूनिट होती हैं विच बिलोंग्स टू एनी सिस्टम
यानी कि ऐसी यूनिट जो किसी सिस्टम से बिलोंग करे उनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर यूनिट। जैसे मान लो आपका एफपीएस सिस्टम में फुट, वो एफपीएस सिस्टम से बिलोंग करता था ना, एक सिस्टम था उससे बिलोंग करता, तो वो कैसा है आपका प्रॉपर यूनिट है। बट वो बेस यूनिट नहीं है क्योंकि फंडामेंटल नहीं था वो। मास के लिए लेंथ, लेंथ जो थी यानी मीटर, मीटर बिलोंग्स टू द एमकेएस, मीटर बिलोंग्स टू द एसआई एज वेल एज मीटर इज बेस यूनिट। तो मीटर आपकी बेस यूनिट भी है और प्रॉपर यूनिट भी है। ठीक, तो ये होगी प्रॉपर यूनिट जो किसी सिस्टम से बिलोंग करे। ठीक है, अच्छा सप्लीमेंट्री बताई दिया आपको मैंने, रेडियन और स्टेरेडियन। प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट जैसे थीटा है, डिग्री, तो प्रैक्टिकल यूनिट बेटा ऐसी यूनिट होती है जो किसी भी सिस्टम से बिलोंग नहीं करती, नाइदर एफपीएस नॉर एमकेएस नॉर सीजीएस नॉर एसआई, किसी भी सिस्टम से बिलोंग नहीं करती, लेकिन उनको जिस भी सिस्टम के साथ चाहे आप लिखना लिख सकते हैं। दैट काइंड ऑफ यूनिट इज कॉल्ड व्हाट, प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, किसी सिस्टम से बिलोंग नहीं करेगी लेकिन उसको आप लिख सकते हैं। जैसे कैलोरी है, कैलोरी आपको पता है कैलोरी हीट एनर्जी की यूनिट है, लेकिन कैलोरी ना तो सीजीएस सिस्टम में है, ना एसआई में है, ना एमकेएस में है, लेकिन फिर भी आप कैलोरी पर केजी कहीं कहीं लिखा पाएंगे, कोई गलती नहीं है, क्योंकि कैलोरी कैसी यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है। ठीक है, कैलोरी बीइंग अ प्रैक्टिकल यूनिट कैन बी रिटन एज कैलोरी पर केजी। ये आपको मिलता है, ये यूनिट आपको मिलेगी कि 1 केजी में कितनी कैलोरी एनर्जी आप यूज कर रहे हैं। ठीक, या ऐसे मिलेगा जूल पर कैलोरी, ये भी आपको मिलेगा। जूल आपकी एसआई सिस्टम में यूनिट है ना, एनर्जी की। कैलोरी प्रैक्टिकल सिस्टम की यूनिट एनर्जी की है, जूल पर कैलोरी लिख सकते हो, आराम लिख सकते हो। ये प्रैक्टिकल यूनिट है, ये क्या है आपकी एसआई है या एमकेएस है, बट फिर भी आप डिवीजन करके बड़ा आराम लिख सकते हो। तो जो थीटा होता है डिग्री ना, डिग्री वो भी कैसी यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट होती है। ठीक, और फिर है डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड जो आप बेस से डिराइव करते हैं। ठीक, तो यूनिट कई तरीके की होती है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाइए आप, क्या मतलब आपका इन सबसे। तो थीटा की जो डिग्री होती है ना वो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, हमें वो नहीं पढ़ना। हमें जो थीटा निकालना है वो रेडियन में निकालना है। ठीक है, जो थीटा मेजर करना है वो किसमें मेजर करना है, रेडियन में। तो थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस प्रोवाइडेड। अब इसमें बहुत सारी कंडीशन होती है, कुछ याद रख लो कि ये थीटा बहुत ही छोटा होना चाहिए, और जब ये थीटा बहुत छोटा होगा तो डीएस आर्क लेंथ भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू डीएस बाई आर। ये तो हो गया प्लेन एंगल। अब इसमें कुछ कंडीशन जो याद कराना चाहता हूं आपको। मान लो ये पूरा सर्कल है, अगर ये पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल ने सेंटर ऊपर कितना एंगल सबटेंड किया होगा इन रेडियन, अगर आपसे पूछूं तो आप ये लिखोगे, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू, ये डीएस क्या था, आर्क लेंथ ना, इतनी आर्क ने सेंटर पर डीएस आर्क लेंथ दिया था। अगर मैं पूरे सर्कल की वजह से पूछूं, यानी कि फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल, तो पूरा सर्कल के लिए ये आर्क लेंथ कितनी होगी सेंटर पर, 2 पाई आर। देखो इतना डीएस था, अभी पूरा सर्कल इस पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, रेडियन में अगर निकालना हो, बाई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई रेडियस कितनी होगी इसकी, तो सर्कमफेरेंस अपॉन रेडियस, ये तो करेगी, आर से आर कट जाएगा, आर से आर कट गया, यानी कि तो क्या निकला, थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू 2 पाई। लिख सकते हो कि थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई, और कितना एंगल सबटेंड करा, जरा सोचो कितना एंगल सबटेंड करेंगे, पूरा 360, यानी कि 360 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई रेडियन। यही तो लिखोगे भाई, थीटा इन रेडियन इज व्हाट, 2 पाई, यानी एंगुलर जो यहां पर टोटल रेडियन में कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, 2 पाई, तो कितना डिग्री सबटेंड हो रहा है, 360 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई। इंप्लाइज दैट, इसको क्या ऐसा लिख सकते हो, इसी को देखो, इसको लिख सकते हो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। अब ये टर्म याद रखिएगा तो बड़ा आपका काम होने वाला है बेटा, यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपका रेडियन और डिग्री में रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर आपसे पूछूं कि एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे, इसे क्वेश्चन आता है 1 रेडियन, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, इसको ले जाकर उधर डिवाइड कर दीजिए, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। ये फॉर्मूले छोटे छोटे, इनको याद रखना है। ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल 180, बेसिक है, इसको याद रखो, बाकी चाहे जो निकालना चाहे निकाल लेंगे। जैसे मैंने कहा कि सेमी सर्कल, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कुलर आर्क एट सेंटर, क्या लिखोगे, सेमी सर्कल यही तो है,
ये सेमी सर्कल ने कितना एंगल सबटेंड किया होगा इस पर 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री बराबर 5 रेडियन। बात खत्म। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5। ठीक, तो आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। मैंने कहा कि क्वाड है, क्वाड्रेंट है इतना। अब ये एंगल कितना होगा π/2, यानी क्या लिखोगे इसको भाई? अभी तक पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस चल रहे थे, अगर सेमी सर्कल का निकालना तो कैसे करते थे इसको? देखो 2πr पूरा होता तो सेमी सर्कल के निकालते हैं, सेमी सर्कल के निकालते क्या πr/r, r से r कट जाता, पाई बचता। थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू ओनली पाई। अगर π/2 है क्या बचेगा? देखो पाई बच रहा है ना यहाँ पर, π/2 के लिए क्या बचेगा आपका? सोचो इतने के लिए तो कितना चलोगे? ये हो गया 2πr, ये हो गया πr, और ये कितना होगा πr, और उसका भी क्या हाफ ही तो होगा 2πr, सॉरी हाँ ठीक है 2πr πr/2, यानी कि जो थीटा आएगा वो कितना आएगा πr/2 इंटू r से काट कट जाएगा, π/2 रेडियन आ जाएगा। ठीक, तो आप वैल्यू निकाल सकते हो। यही इंपॉर्टेंट, ये पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये याद रखिएगा। अब अगर आप और तेजी से अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप इसकी वैल्यू बेटा याद कर लो। 180 डिग्री ये है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है। इसको जब सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट आएगी ये, implies that 1 radian is equals to 57.27 डिग्री। अगर बहुत जल्दी कैलकुलेशन तेज करना हो तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 रेडियन इज इक्वल्स 57.27 डिग्री। अगर पूछ ले कि कितने, मतलब कि एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे तो इतने होंगे, और पूछा एक डिग्री में कितने रेडियन होंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 57.27 रेडियन हो सकता है। ठीक, ये याद कर लो। देखो दो वैल्यू याद कर ले, ये याद करना है आपको और ये याद करना है, काम आपका आसान हो जाएगा। ये दो वैल्यू याद करना है आपको। ठीक, कंप्लीट कर। देखो सॉलिड एंगल क्या होता है बेटा? ये तो हो गए 2D ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पर, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब जैसे कोई एरिया हो, जैसे कोई मान लो 3D सर्फेसेस हो, वो 3D सर्फेसेस अपने सेंटर पर कौन सा एंगल सबटेंड करती है। जैसे मान लो कोई एक स्फीयर है, उस स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा मैं काट लूं ऐसे, ये ऐसे है मान लो, ये स्फीयर का छोटा छोटा मैंने एक कोई ऐसा स्फीयर था, उस स्फीयर का छोटा टुकड़ा मैंने काट लिया। इसका एरिया कितना है बेटा? d, और ये है उस स्फीयर का सेंटर। अब इस पूरे के पूरे DA ने इस सेंटर ऊपर जो एंगल सबटेंड किया होगा थीटा, ठीक, ये कैसे निकलेगा? थीटा इन रेडियन। देखो थीटा इज इक्वल्स टू क्या करोगे? सरफेस जो एरिया है छोटा सा वो DA अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये होता है सॉलिड एंगल। यही थीटा है आपका सॉलिड एंगल। इसको कभी कभी ओमेगा से भी लिखते हैं कुछ बुक्स में, आप देखेंगे तो ओमेगा या डी ओमेगा मिलेगा, ऐसा छोटा सा डी ओमेगा मिलेगा। ठीक, तो थीटा या ओमेगा, मैंने उसमें प्लेन एंगल थीटा लिया, इस बार भी लिया थीटा, कंफ्यूज ना हो जिससे आप। एग्जैक्ट तो इसका ओमेगा होता है। ठीक, तो थीटा इज इक्वल्स DA बाई आर स्क्वायर और ओमेगा इज इक्वल्स टू DA बाई आर स्क्वायर, यानी कि छोटा सा सरफेस एरिया उस स्फीयर का जहां से वो निकालना चाह रहे हो सॉलिड एंगल, जिसकी वजह से उस पूरे के पूरे सरफेस एरिया ने कितना एंगल सबटेंड किया है सेंटर पर, दैट एंगल इज कॉल्ड व्हाट? सॉलिड एंगल। मेजर किस में करेंगे? रेडियन में, सॉरी स्टेरेडियन में। ठीक, अब जैसे मान लो पूरा स्फीयर के साथ चले, फॉर स्फीयर, फुल स्फीयर, अगर पूरे स्फीयर की बात में करूं तो पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना एंगल सबटेंड करेगा? चलो भाई चल देखो, छोटा सा सरफेस एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मान लो ये इसी स्फीयर की बात कर लो, ऐसा ये स्फीयर है ऐसा, और इस स्फीयर की रेडियस कितनी है बेटा? स्मॉल आर है। तो सॉलिड एंगल ये कितना होगा? थीटा या ओमेगा। थीटा और ओमेगा विल बी व्हाट? मैंने क्या कहा था, यहाँ छोटा सा सरफेस एरिया लिया था, छोटा सरफेस एरिया डी है। अब पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? अगर कंप्लीट स्फीयर निकालना चाहो तो पूरा स्फीयर सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा? तो क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द रेडियस, इंप्लाइज दैट थीटा और ओमेगा विल बी व्हाट? सरफेस एरिया कितना होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कट गया, यानी कि ओमेगा
या थीटा इज इक्वल्स टू 4 पाई स्टेरेडियन। ये वैल्यू आई है ही ना, 4 पाई स्टेरेडियन। ओमेगा फॉर हेमिस्फेयर, आधे स्फेयर की बात करूं तो पूरे के पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आधे स्फेयर का क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 4 यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो कितना आएगा ये 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी कि ओमेगा फॉर हेमिस्फेयर विल बी व्हाट 2 पाई स्टेरेडियन। ठीक, ओमेगा फॉर स्फेयर, ये स्फेयर के लिए निकाला आपने, कितना आएगा 4 पाई स्टेरेडियन। हेमिस्फेयर के लिए 2 पाई स्टेरेडियन, 1/4 ऑफ हेमिस्फेयर का ओमेगा फॉर 1/4 फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, ये कितना आएगा पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर, उसका भी आधा पाई आर स्क्वायर। 1/4 की निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कट गया, कितना आएगा बेटा पाई स्टेरेडियन। ठीक, इट्स ऑल अबाउट सॉलिड एंगल। ये तुमको बहुत नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 वहां पर एक छोटा सा टॉपिक जब गॉस थ्योरम पढ़ोगे तब वहां छोटा सा मिलता है सॉलिड एंगल, अदरवाइज कहीं मिलता नहीं फिजिक्स में। ये मिलेगा वो प्लेन एंगल वाला, वो मिलेगा आपको पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री। वो याद रखना, अभी क्वेश्चन कराता हूं एनसीईआरटी में दिया गया, कंप्लीट कर लो इतना, कोई दिक्कत। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन मेजर होगा, प्लेन एंगल रेडियन मेजर होगा, इतनी सी बात है। क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और प्लस इसके रिजल्ट को एज इट इज याद कर लेना है, स्पेशली थर्ड वाला जो रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड पे अभी कुछ क्वेश्चन लगवाऊंगा आपको। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन भाई, ये आपको कई सारे एंगल्स दिए गए। ठीक, कैलकुलेट द एंगल इन रेडियन। अच्छा एक चीज और बता दूं, भूल गया शायद बताने में, कभी भी बेटा जो फंडामेंटल यूनिट्स हो या डिराइव्ड यूनिट हो उनको प्लूरल में नहीं लिखते। जैसे आपको लिखना है 35 किलोमीटर, तो वो 35 किलोमीटर लिखा जाएगा, 35 किलोमीटर्स नहीं लिखा जाएगा। ठीक, इसको याद रखिएगा, यूनिट्स विल नेवर रिटन इन द प्लूरल फॉर्म। किलोमीटर्स नहीं होगा, मीटर्स नहीं होगा, सेकेंड्स नहीं लिखा जाएगा। ठीक, वो प्लूरल में नहीं लिखा है, सिंगुलर लिखा है। अच्छा, एंगल्स डिग्रीज। ठीक है, तो कैलकुलेट द एंगल इन रेडियन। 1 डिग्री 1 डैश लगा हुआ है। अब इसको मैथ्स में पढ़े भी होगे, ट्रिग्नोमेट्री, तुम लोग फिर पढ़ा दे रहा हूं। इसको पढ़ते हैं मिनट ऑफ आर्क या आर्क मिनट। ठीक, 1 के ऊपर 1 डैश मतलब 1 मिनट या मिनट ऑफ आर्क या आर्क मिनट। 1 के ऊपर डबल डैश मतलब सेकेंड, 1 सेकेंड या सेकेंड ऑफ आर्क या आर्क सेकेंड। ठीक, तो आपको इनको कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, रेडियन में। सारी प्रैक्टिकल यूनिट दी गई है, आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। चलो अब इसको जानने के लिए पहले छोटी चीज आपको बता दूं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेते चलो फिर आगे बात करेंगे। जैसे मान लो मैंने ये 2 लाइंस खींची हैं, मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है। इन दोनों लाइंस के, मान लो ये लाइन ए है, ये लाइन बी है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज 2 लाइंस, तो आपका जवाब आएगा सर पाई बाई 2, यानी कितना 90 डिग्री। चाहे कह लो पाई बाई 2 रेडियन या कह लो 90 डिग्री, बात वही। ठीक, अच्छा 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, या 90 डिग्री पहले मतलब सोच देखो क्या है। इस पूरे के पूरे स्पेस में, जो स्पेस आपको दिया गया है, अगर आप बेटा इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 90 इक्वल पार्ट्स में, ये ऐसे ऐसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करो, 90 इक्वल पार्ट्स में, तो ये जो एक पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट 1 डिग्री। याद रहेगा, अगर इस पूरे स्पेस को मैं 90 बराबर 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 पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो एक जो छोटा सा सेगमेंट मुझे दिख रहा है, ये सब बराबर बराबर होंगे, और एक छोटा सा स्पेस जो दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट 1 डिग्री। ठीक है, यानी कि 1 पार्ट या 1 पार्ट ऑफ इक्वल 90 पार्ट्स इज इक्वल्स टू व्हाट 1 डिग्री। लिख सकते हो 1 पार्ट ऑफ इक्वल 9, ऐसे 90 बराबर पार्ट में से एक पार्ट क्या कहलाएगा 1 डिग्री। अच्छा, ये है मेरा, मान लो इतना चौड़ा 1 डिग्री, मान लो ये पूरा कितना है बेटा 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री का जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसको 60 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करो, इक्वल पार्ट्स में, 60 इक्वल पार्ट्स में, ये ऐसे ही 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो जो एक पार्ट आपको दिखेगा ये है आपका क्या 1 मिनट। यानी कि अगर इसमें लिखो तो क्या लिखोगे, 1 पार्ट ऑफ इक्वल
60 parts of 1 degree is what? 1 minute. लिख सकते हो? 1 part of equal 90 parts 1 degree. 1 part of equal 60 part of 1 degree. 1 डिग्री के बराबर बराबर 60 पार्ट में से कोई एक पार्ट अगर लोगे तो वो क्या कहलाएगा? 1 मिनट. अब मान लो भाई ये 1 मिनट है, मान लो ये नीचे वाला ये कितना है? 1 मिनट. अभी से 1 मिनट को फिर से 60 बराबर बराबर भागों में बांटो, बराबर डिवाइड करो. चलो इक्वल डिवाइड करो. दिस like this. All these parts are equal. What we have done? We divide this 1 minute space in equal 60 part. Then 1 part of this 1 minute is called what? 1 second. Means क्या लिख सकते हो आप? 1 part of equal 60 parts ऑफ किसका बेटा? 1 मिनट इज कॉल्ड व्हाट? 1 सेकेंड. यही है आपकी पूरी कहानी इस सवाल में. ठीक है, वर्ड्स में मैंने लिखा है, इसको नंबर्स में भी लिखते हैं. 1 पार्ट ऑफ इक्वल 90 पार्ट्स, 90 बराबर पार्ट में से एक पार्ट 1 डिग्री. उस 1 डिग्री का 60 इक्वल पार्ट करोगे तो एक पार्ट उस 1 डिग्री का क्या कहलाएगा? 1 मिनट. और उस 1 मिनट के फिर से 60 इक्वल पार्ट करोगे तब क्या मिलेगा आपको? 1 सेकेंड. ठीक, इसको कहीं लिख लेना है, याद रहना चाहिए आपको, या दिमाग में बिठाए रहो, याद करने की जरूरत नहीं, दिमाग में बिठाए रहो बस. ठीक. हाँ, अच्छा, अब और डिफाइन करें भाई कि 1 मिनट कैसे लिखोगे, 1 सेकेंड कैसे लिखोगे, और देखें. और उन वैल्यू को याद रखना है आपको. यानी कि क्या ऐसा लिख सकते हो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट. एक था भाई, 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में डिवाइड किया था, तो एक टुकड़ा क्या कहलाया था आपका? 1 मिनट ना. तो वही लिखा है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, या 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री. दोनों बात सही. अच्छा, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू फर्दर रिटन एज व्हाट? 60 सेकेंड्स. ठीक, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर. तो अगर मैं पूछूं 1 डिग्री में कितने सेकेंड्स होंगे, कैसे करोगे? 1 डिग्री में 60 मिनट्स और 60 मिनट्स में कितने सेकेंड? 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 में कितने हो गए? 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 यानी कितने बेटा? 3600 सेकेंड. ये वैल्यूज याद रखना भाई, ये गड़बड़ी नहीं करना है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होती है आप लोगों को. याद रखिएगा, समझ भी लीजिए. समझाने के लिए वो ग्राफ मैंने बना दिया आपको कि 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में तोड़ोगे तो एक पार्ट क्या कहलाएगा बेटा आपका? मिनट. उस 1 मिनट को फिर 60 फर्दर डिवाइडेड बात करोगे इक्वल पार्ट में, तो एक पार्ट क्या कहलाएगा उसका? 1 सेकेंड. तो वही लिखा है 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, या 1 डिग्री इज इक्वल 3600 सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. इतनी बातें याद रहेंगी. चलो अब और क्वेश्चन लगाए आपका, इतने से निकल जाएगा सवाल. हालांकि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और उसमें डायरेक्ट वैल्यू दी गई थी, सब जो अभी मैंने बताया वो लिखा हुआ था, बट मैं मान चल रहा हूँ आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कॉम्पिटिशन में या एग्जामिनेशन, वहां आपको सॉल्व करना पड़ेगा. चलो, आपको पता करना है 1 डिग्री को रेडियन में, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना. सोचो कैसे करोगे. चलो अपने आप ट्राई करो. ट्राई कर लिया? चले भाई, फर्स्ट पोर्शन, 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में. तो क्या डिग्री और रेडियन में कोई वो पता है रिलेशन? हाँ पता है. क्या? पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये निकाला था. तो 1 डिग्री में कितने रेडियन? देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन बाई 180. बात करो, 1 डिग्री में इतने रेडियन होंगे. पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री, तो 1 डिग्री मतलब इसका यूनिटरी मेथड लगा तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180. अब इस वैल्यू को जो स्टैंडर्ड वैल्यू आती है मैं लिख दे रहा हूं, बट उसको याद करने की जरूरत नहीं है. पाई की वैल्यू रख दो 22/7 3.14. वैल्यू रखोगे 1.745 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 रेडियन. अब अगर याद कर सको तो याद कर लो, अदरवाइज मैंने कहा ना ये वाला याद करोगे बाकी सब भी कन्वर्ट करके आराम निकालोगे, बट फिर भी याद कर सको तो याद कर लो भाई कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन. ठीक, सेकेंड पार्ट हो गया. क्या कहा जा रहा है? 1 मिनट को कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में. क्या मिनट का रेडियन में कोई रिलेशन आपको पता है? बताया नहीं मैंने. अब आपको पता हो तो अलग बात है, मैंने नहीं बताया फिलहाल. ठीक, नहीं पता. लेकिन हाँ, मिनट का डिग्री में हमें पता है रिलेशन ना. मिनट्स का डिग्री में भी बताया था आपको. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल 1/60 डिग्री.
तो मिनट और डिग्री का पता है और डिग्री रेडियन का पता है, तो काम चल जाएगा आपका। तो पहले इस 1 मिनट को चलो कन्वर्ट कर ले किसमें, डिग्री में। क्या बताया मैंने आपको बेटा, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री। तो पहले तो मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। अब 1/60 डिग्री का कहने का मतलब क्या है, 1/60 इंटू 1 डिग्री, ये कह रहा हूं 1/60 डिग्री। और 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं लिखा था, 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं, यानी कि 1/60 डिग्री और 1 डिग्री में कितने रेडियन, π/180। कन्वर्ट हो गया, मिनट इज कन्वर्टेड इनटू द रेडियन, इक्वल्स टू 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। तो ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज है, याद होनी चाहिए आपको। याद कर सको तो बेहतर है, अदरवाइज फिर मैं अभी इसका बताऊंगा, इससे कन्वर्जन आपको सिखाऊंगा, तो इसको याद रखेंगे। 1 मिनट इज इक्वल्स टू इतने रेडियंस। थर्ड वाला पोर्शन आप सॉल्व करें, उधर कर दें। थर्ड क्या है भाई, ट्राई करो अपने आप से। 1 सेकेंड को कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 सेकेंड को कन्वर्ट करना है रेडियन में। क्या डायरेक्ट रिलेशन पता है सेकंड का रेडियन में, नहीं पता, बट सेकंड का मिनट में पता है, मिनट का रेडियन में पता है, तो रेडियन से सेकंड निकल जाएगा। चलो पहले तो इस 1 सेकेंड को कन्वर्ट करो किसमें बेटा, मिनट में। तो 1 सेकेंड में कितने मिनट्स, 1/60। क्या करो, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड बताया था, तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट हो जाएंगे। 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 इंटू 1 मिनट, यही कह रहा हूं, 1/60 मिनट्स। और 1 मिनट में कितने डिग्री, फिर याद करो, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्रीज, यानी कि ये कन्वर्ट हुआ मिनट में। अब मिनट को कन्वर्ट करने जा रहे हो 60s उसमें, डिग्रीज में। 1 सेकेंड इज कन्वर्टेड टू 1/60 मिनट, देन 1 मिनट यहां लिखा था, 1 मिनट इज कन्वर्टेड टू 1/60 डिग्री, और 1 डिग्री फिर यहां लिख दिया। 1 डिग्री में कितने रेडियन, फिर याद करो भाई, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आपको कहा था, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180, यही तो आएगा पूरा। अब ये पूरी वैल्यू आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक। 1/60 इंटू 1/60 इंटू π/180 है। वैल्यू अगर याद कर सको तो याद कर लो भाई, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आएगी 1 सेकेंड। ये याद कर लो बस, तू यही याद कर लो, बाकी इससे कन्वर्जन तो मैं आपको सिखा दूंगा, मास्टर कर दूंगा उसमें आपको कैसे कन्वर्जन करते हैं। 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये वैल्यू याद कर लो। अगर ये नहीं याद हो पा रही है, याद कर लोगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी याद होगा ना तो 95% क्वेश्चन आप इससे निकाल ले जाएंगे। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। इससे आपके सवाल एक सजेशन है, जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं सर कैसे करें, फॉर्मूले याद कैसे होंगे, इतने सारे हैं। पहली चीज तो बेटा फिजिक्स में कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। कभी यूट्यूब पे आप देखते हैं टीचर्स बताते हैं ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन, ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन, से ट्रिक जैसी कोई चीज नहीं होती। शॉर्टकट्स फिजिक्स में नहीं चलेंगे। ट्रिक्स जो आपको कई टीचर्स बता देते हैं, वो ट्रिक के नाम पे आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो उस चीज को, दैट बिकम्स अ ट्रिक। सिंपल सा केस है, ठीक है। अब अगर कोई फॉर्मूला बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो फॉर्मूला आपके लिए ट्रिक बन जाता है। तो फिजिक्स में कोई ट्रिक जैसी चीज नहीं है, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन द थियोरी, you have to focus on the concepts and then focus on the numerical part. You can't say that sir tell me any trick to solve the question or trick to find out the angle conversion in the radian. कुछ नहीं बेटा, जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़ना पड़ेगा। एक चीज। दूसरी चीज, हाँ एक काम कर सकते हो, अभी से आपके घर में कोई पुरानी डायरी पड़ी होगी, पुराने साल की नोट्स पड़ी होगी जो बची हो जिसमें से, या एक नई कॉपी ले सकते हो। जितने भी फॉर्मूलेज पढ़ रहे हो, ठीक है, राइट फ्रॉम द क्लास 11, जितने भी फॉर्मूलेज पढ़ रहे हो उन फॉर्मूलेज को उस डायरी में अभी से लिखते चलो। इट विल हेल्प यू। टेल मी हाउ, लेट मी टेल यू हाउ इट विल हेल्प यू। एग्जाम के 1 घंटे 2 घंटे पहले आप कोई कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो, बहुत प्रेशर रहता है, इमेंस प्रेशर रहता है बेटा। अब उस एग्जाम के पहले आप पूरी नोट्स नहीं पढ़ सकते हो, पूरी की पूरी आप एक क्लास नहीं देख सकते हो, पूरी रेफरेंस बुक नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन 15, 20, 25, 30, 40 पेज के फॉर्मूले अगर तुमने लिखे हुए हैं तो उन फॉर्मूले के 30-40 पेज को अपने घर से लेके उस सेंटर तक जाने तक आप देख के लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, आप बड़े आराम पढ़ सकते हो।
और ये कोई ऐसी चीज नहीं जो आप एक दिन बैठोगे नहीं आज हम फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो अब आज सारे फॉर्मूले लिखेंगे। जिस दिन जो लेक्चर पढ़ रहे हो उस लेक्चर के जितने भी फॉर्मूले तुम्हारे हिसाब से लग रहे हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ये आगे चल के फायदा करेंगे या मैं इनको भूल सकता हूं, उनको आप लिखते चलिए। ठीक, कुछ नहीं करना है, सिंपली एक डायरी लिया, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 ऊपर डाल दो चैप्टर। जैसे मान लो तुम इस वक्त पढ़ रहे हो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब आज मैंने तुमको एक फॉर्मूला पढ़ाया, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये मिला, इसको तुमने लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही फिर कोई 10-12 फॉर्मूले, जो भी 4-5-6 फॉर्मूले पढ़ रहे हो हर दिन, उसको चार्ट में करते करते चलो, हर दिन लिखते चलो। इससे क्या होगा, ये आपको फॉर्मूले की एक लिस्ट तैयार कर देगा और ये वो फॉर्मूले होंगे जो आपके हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं फॉर्मूला बता नहीं सकता, क्योंकि मैं हो सकता है भाई ये सब फॉर्मूले मुझे याद है तो मैं इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो अभी नए नए हैं, आपको याद करना पड़ेगा, तो कोई दूसरा फॉर्मूला लिस्ट आपके लिए बना के दे दे, आप उसको पढ़ के आगे चल पाएंगे, इट विल नॉट हेल्प यू। तो एक फॉर्मूले की कॉपी अभी से बनाना शुरू कर दो, एक फॉर क्लास 11, वन फॉर द क्लास 12। एडिकेट होगा ज्यादा नहीं, 800-900 फॉर्मूले दोनों साल मिला के आएंगे, वो आप फर्स्ट क्लास देख के जा सकते हो किसी कॉम्पिटिशन के पहले। अरे नहीं यार 800-900 नहीं आएंगे, बात बता रहा हूँ, आ सकते हो उतने। ठीक है, खैर तो इतनी चीजें भैया आपको यूनिट्स में पढ़नी है। ठीक, कुछ और दो बेसिक सी यूनिट्स हैं, बता दें उसको। मेजरमेंट इस वीडियो में नहीं कंक्लूड कर रहा हूं, अगले टॉपिक पे करेंगे, लेंथ मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, लंबा वीडियो हो जा रहा है क्योंकि एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो याद रखना, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, हालांकि नेक्स्ट टॉपिक में उसका एक क्वेश्चन बता दूंगा, बट अभी याद रखो। एयू इसको बोलते हैं बेटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी क्या है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन, आपको पता है ना, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है इलिप्टिकल पाथ पे, यानी पाथ हर जगह बराबर बराबर डिस्टेंस पे नहीं है, इलिप्स में आप जानते हो। तो जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन की, दिस इज व्हाट वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जो एवरेज डिस्टेंस होती है बेटा, ये डिस्टेंस लेंथ की ना बड़ी, जैसे अब यहां से अर्थ के बीच की डिस्टेंस किलोमीटर थोड़ी मेजर करोगे यार, इंची टेप लेके मीटर टेप लेके मीटर की लेके थोड़ी मेजर करने जाएंगे, ये सब नहीं मेजर हो पाएगा ना, तो इसलिए बड़ी बड़ी यूनिट बनानी पड़ेगी। तो उसी में से एक यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। वैल्यू कितनी होती है इसकी भाई, 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है, याद कर लीजिए, ये वैल्यू याद रखना, ये अभी आपको डायमेंशन में भी मदद करेगी और पूरे साल मतलब ग्रेविटेशन में इस पे एक सवाल है एनसीईआरटी में, बहुत परेशान करते हैं, उसमें बता दिया जाता है कि अर्थ अपने ऑर्बिट में घूम रही है, उसकी वैल्यू नहीं देता है, तो आपको वहां पे इसकी वैल्यू जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नहीं देगा अगर क्वेश्चन वैल्यू तो आप फंस जाएंगे, सवाल नहीं लगा पाएंगे उसका। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ऐसे एक और यूनिट होती है लाइट ईयर, लाइट ईयर। अब ये क्या है भाई, लाइट मतलब फोटोन, ईयर मतलब एक साल, मतलब कि लाइट एक साल में वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगी, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट, 1 लाइट ईयर, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। डेफिनेशन में भी आप गेस कर सकते हो, लाइट ईयर, लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड व्हाट, 1 लाइट ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। LY से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू होती है बेटा इसकी 9.45 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक, 9.45 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी एक साल तक लाइट अगर चले वैक्यूम में तो जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, दैट स्पीड, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट, दिस मच। बहुत बड़ी वैल्यू है। सोचिए स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर जा रही है, एक साल तक इसी स्पीड चलती रहे, तो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट, 9.45 into 10⁻15 मीटर, एंड इट इज कॉल्ड व्हाट, लाइट ईयर। एक और भी है पारसेक, पारसेक, ठीक है, 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। इसी को कभी कभी ये भी बोलते हैं 3.26 लाइट ईयर। अरे 10⁻15 मीटर है, तो इससे एक ले लिया, बढ़ा के घटा दिया आपने, 3.26 लाइट ईयर। तो बेसिक कुछ यूनिट है डिस्टेंस मेजरमेंट की, डिस्टेंस की, लेंथ की, इनको याद रखिए, इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, लाइट ईयर क्या होता है, पारसेक क्या होता है,
ठीक। अब पार्सेक के अगले टर्न पे मतलब नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें पार्सेक की डेफिनेशन लिखी रहेगी, मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन क्या होती है, ठीक। बहुत परेशान हो तो वैल्यूज एक दिन याद रखना बेटा, वैल्यूज की जरूरत आपको पड़ेगी, इतनी बातों को याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक। टिल देन पढ़ते रहिए अपना, गुड लक।